स्कूल के दिनों में जब भी भूगोल की क्लास शुरू होती थी तो नक्शे पर खींची गई वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, अक्षांश, देशांतर, ये सब देखकर अक्सर नींद आने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे हम सिर्फ कुछ बोरिंग आंकड़े रट रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली ज्यादातर लोगों को नक्शे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या रटने वाले विषय ही लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम किसी नक्शे को सिर्फ एक कागज की तरह न देखकर उसके पीछे छिपी कहानियों को खंगालने की कोशिश करें तो मतलब वही बोरिंग लकीरें अचानक से बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के भौगोलिक और मानचित्रिक स्वरूप की गहराइयों में उतरेंगे। और यकीन मानिए, आज की इस चर्चा में हम सिर्फ जिले और उनके क्षेत्रफल नहीं गिनेंगे। हम ये समझेंगे कि इन अक्षांशों और देशांतरों के बीच समय और भूगोल का कैसा अद्भुत खेल चल रहा है। तो आज का मिशन एकदम साफ है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हम राज्य के गठन, उसके आकार, महत्वपूर्ण अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के रहस्य और पड़ोसी राज्यों के साथ उसकी सीमाओं को डिकोड करेंगे। और यही आज के हमारे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है, तथ्यों के पीछे का क्यों और कैसे समझना। जब हम किसी राज्य के भूगोल का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि वो राज्य बना कैसे, उसका आकार लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है और जो उसकी सीमाएं हैं वो पड़ोसियों के साथ कैसा रिश्ता तय करती है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी 1 नवंबर सन 2000 को। भारत के नक्शे पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। हाँ, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य गढ़ा गया था, छत्तीसगढ़, और ये भारत संघ के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। किसी भी नए राज्य का जन्म अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक घटना होती है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस राज्य की रफ्तार। मेरा मतलब है इसके प्रशासनिक विस्तार की रफ्तार। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। जब साल 2000 में इस प्रदेश का गठन हुआ था तब इसे विरासत में केवल 16 जिले और 3 संभाग मिले थे। सिर्फ 16 जिले? हाँ, सिर्फ 16। और अब जरा आज की स्थिति देखिए। आज ये राज्य 33 जिलों, 5 संभागों, 108 अनुविभागों और 233 तहसीलों में फैल चुका है। रुकिए, 16 से सीधे 33 जिले? मतलब सिर्फ 2 दशकों में जिलों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने का काम था या इसके पीछे कोई ठोस वजह थी? इसके पीछे बहुत बड़ा प्रशासनिक कारण है। जब कोई राज्य भौगोलिक रूप से बहुत विशाल होता है तो दूर दराज के इलाकों तक सरकारी योजनाओं और प्रशासन को पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो लोगों की सुविधा के लिए ये किया गया? बिल्कुल। किसी आम नागरिक को अपने छोटे मोटे सरकारी काम के लिए 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय न जाना पड़े, इसी वजह से प्रशासन को लोगों के और करीब ले जाने की जरूरत महसूस हुई। ये 16 से 33 जिलों का सफर दरअसल प्रशासन के विकेंद्रीकरण की कहानी है, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं। ये बात तो सच है। और विशालता की बात करें तो इसका आकार कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर हम पूरे भारत को एक बहुत बड़े पिज्जा की तरह देखें तो छत्तीसगढ़ उस पिज्जा का एक बहुत ही अहम और बड़ा टुकड़ा है। सही कहा। ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और अगर हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर हम इसे प्रतिशत में बदलें तो ये पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.11% हिस्सा बनता है। हाँ, 4.11% सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन भारत जैसे विशाल देश के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ा भूभाग है। बिल्कुल। और क्षेत्रफल के लिहाज से ये पूरे देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। 9वां सबसे बड़ा राज्य होना कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में कई ऐसे स्वतंत्र देश हैं जिनका कुल क्षेत्रफल भी छत्तीसगढ़ से कम है। इसी विशालता को समझने के लिए हमें इसके फैलाव को थोड़ा तकनीकी नजरिए से देखना होगा। चलिए सबसे पहले राज्य के उत्तर से दक्षिण तक के विस्तार की बात करते हैं, जिसे भूगोल की भाषा में अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। तो अगर हम नक्शे पर देखें तो ये कहां से कहां तक है? नक्शे पर ये 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब देखिए, ये जो डिग्री और मिनट वाले आंकड़े हैं ना, ये अक्सर लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर मैं राज्य के एकदम उत्तरी छोर पर खड़ा हूं और मुझे एकदम दक्षिणी छोर तक जाना है
तो मुझे कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी? अगर आप एक सीधी रेखा में भी यात्रा करें तो ये उत्तर से दक्षिण तक लगभग 700 से 800 किलोमीटर की विशाल लंबाई है। 700 से 800 किलोमीटर। ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान दिल्ली से भोपाल तक की लंबी ड्राइव पर निकल जाए। मतलब एक ही राज्य के भीतर इतनी लंबी दूरी? बिल्कुल। और अगर हम इसे नक्शे पर विजुलाइज करें तो सुदूर उत्तर में स्थित जो आखिरी बिंदु है वो बलरामपुर जिले के रामानुजगंज का सुंदरी गांव है। अच्छा, सुंदरी गांव। और वहां से दक्षिण की तरफ जाएं तो? वहां से यात्रा शुरू करके अगर कोई राज्य के सुदूर दक्षिण बिंदु तक जाए, यानी सुकमा जिले के कोंटा तक, तो उसे मौसम, संस्कृति और भूगोल के कितने अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे। सच में। और इस 700-800 किलोमीटर की लंबाई के बीच एक बहुत ही जादुई भौगोलिक रेखा भी इस राज्य से होकर गुजरती है ना? मैं कर्क रेखा की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा हमारी धरती के मौसम और जलवायु को तय करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है और ये रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का नाम तो भूगोल में सबने सुना होता है, लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि ये राज्य के किन हिस्सों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। अगर हम उत्तर की तरफ देखें तो ये रेखा कुल 4 जिलों को पार करती है। और ये 4 जिले हैं मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। एकदम सही। और इनमें भी कुछ बहुत ही बारीक और रोचक विवरण है जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि कोरिया जिले का बैकुंठपुर शहर। ये शहर इस कर्क रेखा के सबसे ज्यादा करीब बसा हुआ है। अच्छा, तो बैकुंठपुर कर्क रेखा के सबसे करीब है। और अगर हम लंबाई के हिसाब से देखें कि ये रेखा किस जिले में सबसे ज्यादा सफर तय करती है, तो वो कौन सा जिला है? वो बलरामपुर जिला है। कर्क रेखा का सबसे ज्यादा विस्तार बलरामपुर में है, वहीं कोरिया जिले में इसका विस्तार सबसे कम है। तो ये तो हो गई उत्तर से दक्षिण और कर्क रेखा की बात। लेकिन कहते हैं ना कि किसी जगह की असली कहानी तब समझ आती है जब आप उसे पूर्व से पश्चिम की तरफ भी नापते हैं। बिल्कुल। अब जरा राज्य की चौड़ाई पर बात करते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर 435 किलोमीटर चौड़ा है। और अगर हम इसके सुदूर पश्चिमी बिंदु को खोजें तो वो बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम क्षेत्र में भद्रकाली नामक स्थान पर स्थित है, जो कि 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। हाँ, और वहीं अगर हम एकदम पूर्व की तरफ जाएं तो आखिरी बिंदु जशपुर जिले के गिरला में मिलता है, जो 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 435 किलोमीटर की चौड़ाई 700-800 किलोमीटर की लंबाई के सामने थोड़ी कम जरूर लगती है, लेकिन मुझे पता है कि भूगोल में देशांतर रेखाओं का मतलब सिर्फ दूरी नापना नहीं होता। इन खड़ी रेखाओं के पीछे एक बहुत बड़ा खेल छिपा है। यहाँ आपने एकदम सही नस पकड़ी है। देशांतर रेखाओं का सीधा संबंध हमारे समय यानी टाइम से होता है। हमारी पृथ्वी चूंकि घूम रही है, इसलिए हर एक डिग्री देशांतर पार करने में सूरज की रोशनी को 4 मिनट का समय लगता है। ये भूगोल का एक बहुत ही स्थापित नियम है। मुझे इसे थोड़ा दिमाग में बैठाने दीजिए। मतलब अगर मैं जशपुर के सुदूर पूर्वी छोर पर बैठकर अपनी सुबह की चाय पी रहा हूं और सूरज उगता हुआ देख रहा हूं, तो उसी वक्त बीजापुर के सुदूर पश्चिमी छोर पर बैठा मेरा कोई दोस्त अभी भी अंधेरे में होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जब जशपुर में सूरज की पहली किरण पड़ेगी, तब बीजापुर में बैठे इंसान को सूरज देखने के लिए 16 मिनट और 30 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। ये तो सच में टाइम ट्रैवल करने जैसा है। एक ही राज्य में रहते हुए आप समय के 2 अलग-अलग हिस्सों में जी रहे हैं। 16.5 मिनट का ये भौगोलिक समय अंतराल किसी भी आम इंसान के लिए सच में चौंकाने वाला है। हम अक्सर पूरी देश के लिए एक ही समय मानकर चलते हैं, लेकिन प्रकृति का समय अपनी अलग ही गति से चल रहा है। और इसीलिए हमें एक मास्टर क्लॉक या मानक समय की जरूरत पड़ती है ना? एकदम सही। समय की इस चर्चा में भारतीय मानक समय रेखा यानी IST का आना बहुत जरूरी है। भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपनी मानक समय रेखा माना है। यही वो रेखा है जो पूरे देश की घड़ियों का समय तय करती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये IST वाली रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। मतलब पूरे भारत का समय तय करने वाली रेखा इस राज्य से होकर जाती है। ये किन किन जिलों को छूती है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए कुल 8 जिलों से होकर गुजरती है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएं तो ये जिले हैं सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमेरी, भरतपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। रुकिए, इसमें कोरबा और जांजगीर चांपा जैसे बड़े औद्योगिक और मैदानी जिले भी शामिल हैं।
अब मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा सवाल आ रहा है। वो क्या? हमने पहले बात की कर्क रेखा की, जो क्षैतिज गुजरती है और मौसम तय करती है। फिर हमने बात की IST रेखा की, जो लंबवत गुजरती है और समय तय करती है। क्या राज्य के नक्शे पर कोई ऐसा बिंदु है जहां भारत का समय और दुनिया का मौसम आपस में टकराते हों? आप जिस बिंदु की कल्पना कर रहे हैं वो वास्तव में मौजूद है, और ये भूगोल प्रेमियों के लिए किसी ज्योग्राफिकल जैकपॉट से कम नहीं है। क्या बात है! ये कटान बिंदु कहाँ पर है? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कोरिया जिले के सोनहट क्षेत्र में काटती हैं। वहां बालम की पहाड़ी नाम की एक जगह है। यहाँ ये दोनों रेखाएं आपस में एक क्रॉस बनाती हैं। ये तो कमाल है। जरा सोचिए, कोरिया जिले की बालम पहाड़ी देखने में एक आम सी शांत पहाड़ी लगती होगी। वहां से गुजरने वाले आम लोगों को शायद पता भी ना हो कि वे एक ऐसे बिंदु पर खड़े हैं जहां दुनिया की दो सबसे महत्वपूर्ण अदृश्य रेखाएं आपस में टकरा रही हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा भौगोलिक चौराहा है, और इस चौराहे के साथ एक और खास बात जुड़ी है। पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, लेकिन केवल 3 ही जिले ऐसे हैं जहां से ये दोनों रेखाएं यानी कर्क रेखा और IST रेखा दोनों गुजरती हैं। और वे 3 खास जिले कौन से हैं? वे हैं सूरजपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। केवल इन्हीं 3 जिलों को ये विशेष भौगोलिक दर्जा मिला हुआ है कि मौसम और समय की ये दोनों प्रमुख रेखाएं इनके भीतर से होकर निकलें। अक्षांश और देशांतर के इस भारी भरकम लेकिन मजेदार गणित के बाद अब थोड़ा जमीन पर आते हैं और राज्य की सीमाओं की बात करते हैं। हमने अक्सर भूगोल में एक शब्द सुना है, भू आवेष्टित, या अंग्रेजी में जिसे लैंडलॉक्ड कहते हैं। हाँ, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो भू आवेष्टित का सीधा सा मतलब है कोई ऐसा इलाका जो चारों तरफ से जमीन से ही घिरा हो। यानी ना तो उसकी कोई सीमा के किसी समंदर को छूती हो और ना ही वह किसी दूसरे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टकराता हो। बिल्कुल, वो पूरी तरह से एक सुरक्षित जमीनी किले के अंदर बंद होता है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से एक ऐसा ही भू आविष्टित राज्य है, और ये किला बहुत सी अलग-अलग सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं से मिलकर बना है। छत्तीसगढ़ भारत के 7 अलग-अलग राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। 7 राज्यों से? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और अगर आप नक्शे को दूर से देखें तो इस राज्य का आकार कुछ एक समुद्री घोड़े या सी हॉर्स जैसा लगता है। इसके कुल 33 जिलों में से 22 जिले ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। 22 जिले जो अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, मतलब राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पड़ोसियों के साथ लगातार संपर्क में है। तो चलिए इस सी हॉर्स के आकार के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं। दिशाओं के अनुसार इसे समझना सबसे आसान होगा। ठीक है, अगर हम पूर्व दिशा की ओर देखें तो वहां हमारी सीमा उड़ीसा राज्य से लगती है। सही कहा, और सबसे ज्यादा जिले उड़ीसा को ही स्पर्श करते हैं, पूरे 9 जिले। अच्छा, 9 जिले? वो कौन कौन से हैं? इनमें शामिल हैं जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। और अगर हम उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाएं तो वहां मध्य प्रदेश बैठा है, जिससे ये राज्य टूटकर बना था। वहां कितने जिले लगते हैं? वहां भी पूरे 9 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। वो 9 जिले हैं बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, गौरेला, पिंटरा, मरवाही और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। बिल्कुल। इसके बाद अगर हम एकदम पश्चिम की दिशा में आए तो महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो जाती है, जहां हमारे 5 जिले लगते हैं। 5 जिले महाराष्ट्र के साथ राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबाबर चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। अब पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम हो गया। अब दक्षिण पश्चिम की तरफ चलते हैं। वहां नवगठित तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? तेलंगाना को केवल 2 जिले स्पर्श करते हैं, बीजापुर और सुकमा। और अगर हम नक्शे के उत्तर पूर्व की बात करें तो वहां झारखंड है। हाँ, झारखंड को भी 2 जिले छूते हैं, बलरामपुर और जशपुर। अब नक्शे के एकदम सिर और एकदम पूंछ की बात करते हैं। एकदम उत्तर में यानी टॉप पर उत्तर प्रदेश है। और दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश को केवल एक जिला छूता है, और वो है बलरामपुर। इसी तरह सबसे दक्षिण में यानी नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश है। उसे भी केवल एक जिला स्पर्श करता है, सुकमा। इस पूरी परिक्रमा में एक बात जो बहुत साफ नजर आ रही है वो ये है कि बलरामपुर जिले का नाम कई बार आया। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। बलरामपुर उत्तर प्रदेश,
झारखंड और मध्य प्रदेश तीनों के साथ आ रहा था। आपको बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा। अगर ये सवाल पूछा जाए कि राज्य में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो बलरामपुर ही है। और इसके ठीक उलट सबसे छोटी या सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? सबसे छोटी सीमा धमतरी जिले की है। धमतरी केवल ओडिशा के साथ एक बहुत ही छोटी सी सीमा साझा करता है। तो ये तो बात हो गई उन 22 जिलों की जो एक तरह से राज्य के दरवाजे या खिड़कियां हैं, जहां से दूसरे राज्यों की हवा अंदर आती है। लेकिन 33 में से 22 घटा दें तो बचते हैं 11 जिले। ये 11 जिले क्या हैं? ये 11 जिले राज्य का भौगोलिक हृदय हैं। इन्हें हम आंतरिक भू आवेष्टित जिले कहते हैं। मतलब ये राज्य के बिल्कुल बीचों बीच सुरक्षित बैठे हैं। बिल्कुल, ये किसी बाहरी राज्य को नहीं छूते, बल्कि चारों तरफ से सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही अन्य जिलों से घिरे हुए हैं। एक तरह से ये राज्य का सबसे सुरक्षित अंदरूनी हिस्सा है। इन 11 जिलों के नाम भी जान लेने चाहिए। ये हैं सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर और बेमेतरा। और इसके अलावा दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा, बिलासपुर और सक्ती। इन जिलों की अपनी एक अलग ही भौगोलिक पहचान है, क्योंकि इन पर किसी पड़ोसी राज्य का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि नक्शे पर खींची गई वो साधारण सी लगने वाली रेखाएं हमें क्या कुछ बता सकती हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि एक राज्य कैसे 700 किलोमीटर के विशाल विस्तार में फैला है, कैसे देशांतर रेखाएं राज्य के पूर्व और पश्चिम के बीच 16.5 मिनट का एक जादुई समय अंतराल पैदा कर देती हैं, और कैसे सी हॉर्स के आकार वाला ये राज्य 7 अलग-अलग पड़ोसियों के साथ अपनी सीमाएं बांटते हुए अपने अंदर 11 जिलों का एक सुरक्षित हृदय भी समेटे हुए हैं। जो नक्शा शुरुआत में सिर्फ लकीरों का एक बोरिंग जाल लग रहा था, अब वो एक जीती जागती कहानी बन गया है। और इसी भूगोल को देखते हुए अंत में मेरे मन में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल उठ रहा है। वो क्या? जब हम कोरिया जिले के बालम पहाड़ियों जैसे किसी साधारण से लगने वाले स्थान के बारे में सोचते हैं, जहां दुनिया की 2 सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखाएं यानी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा आपस में टकराती हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या सोचने पर मजबूर करता है? यही कि क्या हमारे आसपास का सामान्य सा दिखने वाला भूगोल भी अपने भीतर किसी वैश्विक गणित का केंद्र छिपाए हुए हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। शायद अगली बार जब कोई भी श्रोता नक्शा दिखेगा तो वो सिर्फ लकीरें नहीं, बल्कि उन लकीरों के पीछे की इन अदृश्य कहानियों और इस वैश्विक गणित को भी देखेगा। मुझे भी यही उम्मीद है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। भूगोल के इन उलझी हुई लेकिन खूबसूरत लकीरों से आज हमने बहुत कुछ नया सीखा। श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक नया नजरिया हो सकता है। मिलते हैं अगली विस्तृत चर्चा में एक नए विषय और कुछ नई गहराइयों के साथ। तब तक अपनी इस भौगोलिक जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखिए।